उससे बेटा वॉइस आ रही है मेरी आपको? A very good evening to all of you. I welcome you to accounts class. In the demo class, I told you about the नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और मैंने उसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेटा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे मैंने बताया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं उसमें पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, दूसरा हमारा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। शिवानी जायसवाल, बेटा वॉइस आ रही है आपको? शिवानगी बेटा वॉइस आ रही है आपको? कल की कल से रिलेटेड कोई क्वेरी तो नहीं बेटा, कल की क्लास से रिलेटेड? ठीक है। आप लोग बेटा अपने माइक को ऑफ कर दीजिएगा, जब आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके साइड से डिस्टरबेंस ज्यादा है, कहीं से आवाजें बहुत आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बेटा आपका। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन उससे रहेगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वहाँ पे बना रहेगा। आपको क्या करना है कि वहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। तो अभी क्लास स्टार्ट हुई है आपकी, तो हम लोग आगे धीरे धीरे जैसे प्रोसीड करेंगे वैसे चीजों को सीखते चलेंगे। तो बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ये बेटा आपका इनकम और ये है आपका एक्सपेंडिचर। आपने अकाउंटिंग में गोल्डन रूल पढ़े होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये आपको आपके 11th क्लास में ये गोल्डन रूल आपको बताया गया होगा। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में था, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक वैसे ही इनकम आपका क्रेडिट होगा, एक्सपेंडिचर आपका डेबिट होगा। तो जब आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रोफार्मा बनाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि क्रेडिट साइड हमारी इनकम होती है और डेबिट साइड हमारा एक्सपेंडिचर जाता है। ठीक है। तो प्रोफार्मा हम लोग जल्दी से बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और एक क्वेश्चन आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बेटा ये है क्रेडिट साइड आपका। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा आपका इनकम, इधर आ जाएगा आपका अमाउंट। ये बेटा है आपका डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट। ये बेटा प्रोफार्मा है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड पे इनकम और अमाउंट। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका मैंने जो बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा जो आपका बनता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे हम लोग बनाते हैं। जैसे आप अपने 11th क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप लोग बनाते थे तो आपको आपके सर ने बताया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है हमारा, वो रेवेन्यू बेसिस पे बनाया जाता है। उसमें कोई भी कैपिटल रिसिप्ट और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। वो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं तो वो बैलेंस शीट में जाते हैं। अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपका, वो होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू। व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज रेवेन्यू? तो जो आपके बिजनेस में रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार एक्सपेंसेस होता है, जैसे आपने अपने ऑफिस में इम्प्लॉयज रखे हैं, उनको आप सैलरी का पेमेंट करते हो, आप बिल्डिंग रेंट पे ले रखे हो, रेंट का पेमेंट करते हो, लेबर को आप वेजेस का पेमेंट करते हो, तो ये सब आपके आप सर्टेन इंटरवल पे बार बार आपको करने पड़ेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू नेचर के आइटम। कैपिटल नेचर के आइटम वो होते हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं, जो 5 ईयर 6 ईयर में कहीं आप एक बार करते हो। जैसे बिल्डिंग आपने परचेज की, आपने अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग परचेज की, तो क्या बिल्डिंग आप रोज रोज परचेज करेंगे? एक ही बार तो परचेज करेंगे, 4 या 5 ईयर्स में एक बार। मशीनरी फर्नीचर ये आप बार बार थोड़े ना परचेज करते हैं, आप एक बार परचेज करते हैं।
तो ये जो होते हैं ये हमारे कैपिटल इन नेचर होते हैं। तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर के कोई भी आइटम से हमें कोई मतलब नहीं होता है। सेकेंड थिंग, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश के ट्रांजेक्शन्स भी आते हैं और नॉन कैश के आइटम्स भी आते हैं। नॉन कैश के आइटम बेटा कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन आपका क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है, क्योंकि डेप्रिशिएशन में कैश की कोई एंट्री नहीं होती। अगर हम लोग बोलें कि बेटा डेप्रिशिएशन का अकाउंट बनाइए, डेप्रिशिएशन की जर्नल एंट्री पास कीजिए और डेप्रिशिएशन की जर्नल एंट्री पास करके बताइए क्या बनेगी। तो सपोज मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगा था, तो बेटा डेप्रिशिएशन क्या करेगा, डेप्रिशिएशन मशीन की वैल्यू को कम कर देगा। मशीन आपकी असेट्स है, असेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो अकाउंट में जो उसका ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और डेप्रिशिएशन आपका एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये हमारी जर्नल एंट्री पास होती है डेप्रिशिएशन की। अब इस एंट्री में बेटा देखिए कहीं भी कोई कैश का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे कैश वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। तो ये नॉन कैश आइटम हो गया। नॉन कैश आइटम ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है। तो डेप्रिशिएशन में कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है, तो डेप्रिशिएशन हमारा हो जाएगा नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम को भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। तो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के आइटम्स जाएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन कैश आइटम जितने भी हैं वो। इसके अदर देन हमारा कुछ नहीं जाएगा। जो बैलेंस निकलेगा आपको पता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम होना चाहिए। अगर डेबिट साइड कम आ रहा है इट मीन्स कि आपकी इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस इज अ कंडीशन वेयर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। और अगर आपका सपोज इनकम साइड कम आ रहा है तो इसको बोलते हैं डेफिसिट। मीन्स डेफिसिट इज अ कंडीशन वेयर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। जब एक्सपेंडिचर हमारा इनकम से ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। अब बेटा आप लोग अपनी तरफ से रिप्लाई कर दीजिए मुझे कि जितना मैंने अभी बताया है इतना आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। शिवानी, खुशी, बेटा बताइए आप लोग को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। खुशी, खुशी बेटा आप बताइए कोई डाउट तो नहीं है। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने आपको बता दिया है कैसे बनता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। आप सभी के पास बुक है तो आप लोग अपना बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 2 ओपन करिए पीके गोयल में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ओपन करिए। इलस्ट्रेशन 2 में देखिए बेटा क्या बताया गया है। शिवानी बेटा आपके पास में बुक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इसको बनाना है 31 मार्च 2019 के लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना डेट लिख लीजिएगा, जो भी डेट होगा एज ऑन 31 मार्च 2019। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहली चीज आपको रेवेन्यू नेचर के आइटम्स लिखने हैं। सेकेंड नॉन कैश आइटम लिखा जाएगा। और थर्ड आपको लिखना है केवल करंट ईयर से रिलेटेड चीजें ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट होती है, जो केवल करंट ईयर से रिलेटेड होती हैं। ना तो वो पास्ट ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए और ना ही वो फ्यूचर से रिलेटेड होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट आइटम आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया गया है वो दिया गया है कैश इन हैंड। तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश के कोई भी बैलेंस नहीं लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैश बेसिकली आपका कैपिटल इन नेचर माना जाता है। तो कैश हो चाहे वो बैंक में हो चाहे वो कैश इन हैंड हो, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया कैश दिया गया है तो कैश को आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। नीचे पहुंचिए, देखिए रिसिप्ट साइड पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिसिप्ट साइड जितनी भी होगी वो सारी आपकी इनकम होती है और जो पेमेंट साइड होती है वो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। तो उसके बाद आइए देखिए आपको दिया गया है टू सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में आपको जो डेटा दिया गया है वो 17-18 का दिया गया है, 18-19 का दिया गया है और 19-20 का दिया गया है। हम बना कब कर रहे हैं?
31 मार्च 2019 का। इट मीन्स कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ होगा और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, 31 मार्च 2019। इट मीन्स कि जो हमें डेटा चाहिए वो 18-19 का चाहिए। मीन्स हम जो डेटा बना रहे हैं, जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये किस ईयर के लिए है, ये 18-19 का है, तो हमें डेटा भी 18-19 का ही चाहिए होगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर से रिलेटेड डेटा ही लिखा जाता है। तो सब्सक्रिप्शन में आपको केवल 18-19 का 2,25,000 ही लिखना है, ना तो आपको 30,000 लिखना है और ना 10,000 लिखना है, क्योंकि एक पास्ट ईयर का है और एक फ्यूचर ईयर का है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम साइड पे पहुंचते हैं और सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, तो लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, और बाई सब्सक्रिप्शन लिख के हम लोग इसकी अमाउंट लिख देंगे 2,25,000। तो ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन का। क्यों हमने सब्सक्रिप्शन 18-19 का लिया है, क्योंकि मैंने बेटा भी आपको बताया है कि जो आपने सब्सक्रिप्शन लिखना है वो केवल करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, पास्ट का या फ्यूचर का नहीं होना चाहिए। तो बाई सब्सक्रिप्शन हमारा आ गया 2,25,000। नेक्स्ट देखिए हमारा दिया गया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब देखिए ये जो डोनेशन दिया गया है ये बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया, मीन्स इस डोनेशन का यूज आप अपने नॉर्मल एक्सपेंडिचर के लिए, नॉर्मल वर्क के लिए नहीं कर सकते हो, इसको सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए ही यूज किया जा सकता है। तो स्पेसिफिक इन नेचर हो गया, मीन्स जब आपको डोनेशन किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिले, उसका फिक्स हो कि ये जो डोनेशन दिया गया है ये बिल्डिंग के लिए दिया गया है, ये पवेलियन बनाने के लिए दिया गया है, ये रोड बनाने के लिए दिया गया है, तो वो उसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसको नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए इंट्रेंस फीस दी गई है 23,000, तो इंट्रेंस फीस आपको यहाँ पे लिखना है, रेवेन्यू नेचर का है, बार बार आपको मिलेगी। जब भी कोई मेंबर आपके क्लब में एंट्री करेगा तो उसको इंट्रेंस फीस देनी होगी, और ये आपकी रिसिप्ट साइड दी गई इसलिए आपकी इनकम है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाई इंट्रेंस फीस, और इंट्रेंस फीस बेटा जो आपको दिया गया है वो है 23,000। उसके बाद देखिए आपको एंट्रेंस फीस के बाद नेक्स्ट जो दिया गया है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि मेंबर को केवल अपनी लाइफ टाइम में एक बार देना होता है। अगर आपको किसी क्लब का या किसी भी सोसाइटी का मेंबर बनना है तो उसके लिए एक नॉमिनल सी फीस आपसे मांगी जाती है, जिसको आपको एक बार केवल पे करना होता है, पूरी लाइफ में केवल एक बार आप पे करेंगे। तो ये केवल एक बार आप पे कर रहे हैं, तो ये इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये कैपिटल इन नेचर हो जाएगा। और जब ये कैपिटल इन नेचर है तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इंटरेस्ट फीस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब जब आप एंट्री करोगे तब तब आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस आपको लाइफ में केवल एक बार पे करनी है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो लाइफ मेंबरशिप फीस बेटा यहाँ पे आपको नहीं लिखनी है। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपकी इनकम है, बार बार आपको मिलता है। आपने बैंक में कोई पैसा जमा किया है तो हर महीने उस पर आपको ब्याज मिलता है, हर साल उस पर आपको ब्याज मिलता है, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो आप लिख देंगे बाई इंटरेस्ट। और बेटा इंटरेस्ट की अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दी गई है वो 18,000 दी गई है, तो 18,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद बात की गई है, देखिए आपका नेक्स्ट पेज पे दिया गया है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट क्या होता है बेटा, जैसे क्लब वगैरह होते हैं तो वो अपने मेंबर्स को लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो अपने साथ हैंड बैग ले जाते होंगे, अपने मोबाइल ले जाते होंगे, अपनी वॉलेट लेके जाते होंगे, हो सकता है आप कोई और अपनी वैल्यूएबल असेट्स लेके जाएं, तो उसको रखने के लिए रेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसके लिए नॉमिनल से फीस आपसे ली जाती है, उसको बोला जाता है लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट भी आपकी इनकम हो गई, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाई लॉकर रेंट। और लॉकर रेंट आपका क्वेश्चन में दिया गया है 42,000, ये 42,000 आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारा रिसिप्ट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं फिर से आपको रिसिप्ट साइड बता दे रहा हूँ। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये आपको बेटा नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपका रिसिप्ट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं आएगा। नेक्स्ट दिया गया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको 17-18, 18-19 और 19-20 का दिया गया है। हम जो बना रहे हैं ये 18-19 का, सॉरी हाँ 18-19 का है, तो हम इस सब्सक्रिप्शन 18-19 का ही लिखेंगे, ना पास्ट का लिखेंगे और ना फ्यूचर का लिखेंगे। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग है बेटा, जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ये स्पेसिफिक इन नेचर है, इसका नेचर स्पेसिफिक कर दिया गया है। इस डोनेशन का यूज केवल आप बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं,
इसलिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको आपको नहीं लिखना है। उसके बाद इंट्रेंस फीस है। इंट्रेंस फीस आप जब जब एंट्री करेंगे क्लब में तब तब आपको पे करना पड़ेगा। तो इंट्रेंस फीस आपकी इनकम है, आपको वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस दिया गया है। लाइफ मेंबरशिप फीस आप अपनी लाइफ में केवल एक बार पे करते हैं, इसलिए ये कैपिटल इन नेचर है, तो इसका पेमेंट आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको दिया गया है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट का पेमेंट आपको हर साल मिलता है, तो इंटरेस्ट आप लिखोगे 18,000 आपकी इनकम है। उसके बाद लॉकर रेंट दिया गया है, ये भी इनकम है आपकी, तो ये भी आपको लिखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका इनकम साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। किसी भी बच्चे को इनकम साइड में अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछिए। शिवांगी, खुशी, शिवानी। बेटा इंटरेस्ट किसी चीज पे भी हो सकता है। सपोज हो सकता है आपने कोई एफडी करा रखी हो बैंक में, फिक्स डिपॉजिट आपने करा रखी हो बैंक में, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिला होगा। या किसी और चीज पे हो सकता है, जैसे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की होंगी, तो हो सकता है उस पर आपको इंटरेस्ट दिया गया। तो किसी भी चीज पे इंटरेस्ट हो सकता है। क्लियर? और और कोई डाउट बेटा? शिवानी, खुशी, आप लोग को कोई डाउट है तो बताइए। तो ये हमारा रहा इनकम साइड। हमारा इनकम साइड कंप्लीट हो गया। इनकम साइड में बेटा केवल इतने आइटम्स लिखे जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। और एक्सपेंडिचर साइड में हमारा पेमेंट साइड जो होता है वही एक्सपेंडिचर साइड होता है। तो जब हम लोग पहुंचते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, तो देखिए फर्स्ट दिया गया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो किसी भी क्लब के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये बार बार एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये आपका एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। तो आप लिखोगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है बेटा इसका? 38,750। 38,750, ये हो गया आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट जो आपने लिख दिया। नेक्स्ट आपका दिया गया है लाइटिंग। लाइटिंग मतलब आपने अपना जो सोसाइटी क्लब वगैरह उसमें जो लाइट के एक्सपेंसेस हैं, बिल हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, या डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स आपने लगवाई उसका बिल हो सकता है। तो लिखेंगे हम लोग टू लाइटिंग। और लाइटिंग का हमारा जो एक्सपेंसेस दिया गया है 26,250। तो ये हमारा लाइटिंग का हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए दिया गया है रेट्स एंड टैक्सेस। तो टू रेट्स एंड टैक्सेस। रेट एंड टैक्सेस का अमाउंट बेटा आपका दिया गया है 17,000। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका दिया गया है टेलीफोन चार्जेस। तो टू टेलीफोन चार्ज, और टेलीफोन का चार्ज आपको बेटा दिया गया है 2600। उसके बाद आपका दिया गया है पोस्टेज एंड कोरियर। तो पोस्टेज एंड कोरियर का अमाउंट देखिए कितना दिया गया है 2000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी आपका है 88,000। फिर उसके बाद आपका दिया गया है इंश्योरेंस प्रीमियम। और इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा आपको दिया गया है 15,000 का। फिर उसके बाद है आपका परचेज ऑफ फर्नीचर। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए समझिए। परचेज ऑफ फर्नीचर बेटा दिया गया है, तो आप ये बताइए आपको अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदना है, तो क्या आप रोज फर्नीचर खरीदोगे, डे बाई डे फर्नीचर परचेज करोगे? नहीं परचेज करोगे। आप ईयर में केवल एक बार परचेज करोगे फर्नीचर। तो ये फर्नीचर आपका रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल इन नेचर है। ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमारे एक्सपेंडिचर साइड में नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपका देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। मैंने अभी आपको बताया कि कैश से रिलेटेड यहाँ पे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक ना ओपनिंग जाता है ना क्लोजिंग जाता है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। शिवांगी एंड शिवानी बेटा आप लोग बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? रेट्स एंड टैक्सेस लाइबिलिटी में होना चाहिए। क्यों? हाँ ठीक है। जो टैक्स होता है, सपोज आप शॉप पे गए, रेट्स एंड टैक्सेस का मतलब क्या होता है, तो पहले तो आप ये समझिए कि जो रेट एंड टैक्सेस दिए गए हैं यहाँ पे 17,000 के, सपोज आप ये बताइए जैसे आज की डेट में आप जाते हो शॉप पे और आप लेस का एक पैकेट लेके आते हो, तो लेस के पैकेट पे पीछे उस पे एमआरपी देखा है आपने कभी? उस एमआरपी पे नीचे एक चीज लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपने 10 रुपीज का 20 रुपीज का लेस लिया है और उस पर एमआरपी लिखा हुआ है,
इसमें इसकी उस 20 रुपीज जब आपने शॉपकीपर को पे किए तो उस 20 में आपने उसका पेमेंट भी किया। शिवानी बेटा, आप अपने साइड का माइक ऑफ कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है वॉइस में। तो जो रेट्स एंड टैक्सेस होते हैं, तो जब आप क्या करते हो, शॉप से लेस का पैकेट लेते हो, 20 रुपीज पे करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसका पेमेंट भी किया, साथ ही साथ उसमें जो जीएसटी वगैरह लिया गया था वो भी आपने पे कर दिया। तो रेट एंड टैक्सेस का बेटा मतलब वही होता है कि हमने कुछ सामान वगैरह उस पर परचेज किया होगा और उस पर जो टैक्स वगैरह का पेमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड रेट एंड टैक्सेस। ये लाइबिलिटी तब होगा जब इसका पेमेंट नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में, तो आपको ये पेमेंट साइड दिया गया है, तो पेमेंट साइड दिया गया इसका मतलब ये पे ऑफ हो चुका है, इसका पेमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो ये लाइबिलिटी नहीं रह गई है। लाइबिलिटी तो तब जनरेट होती है जब आपको टैक्स का पेमेंट अभी करना है, अभी हुआ नहीं है, तो ये एक तरीके की आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे आपने पे कर दिया। और ये टैक्सेस जो होते हैं, ये मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपको बार बार पे करने होते हैं। तो ये रेट एंड टैक्सेस आपका एक्सपेंडिचर साइड आएगा। समझ में आ गया? और कोई डाउट? अब बेटा पोस्टेज एंड कुरियर होता है जब आप सपोज अपनी जो ये क्लब सोसाइटी है यहाँ से कोई लेटर वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपको भेजने हैं, तो कोरियर आप करते हो, पोस्ट ऑफिस से जाके उसको भेजते हो या कोरियर के थ्रू भेजते हो, तो उसी को बोला जाता है पोस्टेज एंड कुरियर। ओके, क्लियर है? अब बताइए और किस में डाउट है आपको? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनकम साइड का आपको टोटल करना है और एक्सपेंडिचर का साइड आपको टोटल कर लेना है। तो जब आप इनकम साइड का टोटल करेंगे, तो इनकम साइड का टोटल करने पे आपका आएगा 3,08,000। इनकम साइड का जब आप टोटल करेंगे तो आएगा आपका 3,08,000। ये हमारा इनकम साइड का टोटल कंप्लीट हो चुका है। 3,08,000 आया। आपको करना क्या होता है कि ये टोटल करने के बाद नीचे आपको डबल लाइन कंप्लीट कर देनी, डबल लाइन ड्रॉ करनी होती है, जो ये बताती है कि हाँ आपने जो ये एंट्री की है, ये एंट्रीज आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, 3,08,000 आया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर का साइड टोटल करेंगे। तो जब आप एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे तो आपको उसमें टोटल जो आएगा वो आएगा 1,89,600। यहाँ का जब आप एक्सपेंडिचर का साइड टोटल करिएगा तो 1,89,600 आएगा। ये 3,08,000 आ रहा है, ये आपका 1,89,600 आ रहा है, यानी ये साइड आपकी कम आ रही है। इसका मतलब क्या है, आपको इनकम ज्यादा हुई है और आपने खर्चे कम किए हैं। तो ये आपकी कंडीशन कैसे हो सकती है, सरप्लस हो गया, सरप्लस में पैसे भी बचे हैं आपके पास। आपको मिला था 3,08,000 और आप पे कर रहे हो 1,89,600। इसका मतलब पैसे भी आपके पास बचे हैं। तो इस साइड आप लिखेंगे टू सरप्लस। और टू सरप्लस जब आप लिखेंगे तो आपको इसको टोटल माइनस कर देना, और माइनस करने के बाद आएगा 1,18,400। ये हमने इधर सरप्लस लिख दिया। उसके बाद यहाँ भी टोटल आपका सेम हो जाएगा, 3,08,000। और इस तरीके से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉपर वे में कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में बेटा कोई डाउट है तो आप लोग बताइए मुझको। क्लियर है? शिवानी बेटा आप बताइए। हाँ, जब आप क्रेडिट साइड पे इंक्रीज करते हो, ये क्रेडिट साइड पे जब आपकी इंक्रीज की जाती है तो वहां पे आपको बाई लगाना होता है, बाई इज द सिंबल ऑफ क्रेडिट। और एक्सपेंडिचर साइड जब आप लिखते हो तो वहां पे आपको टू लगाना होता है, टू इज द सिंबल ऑफ डेबिट। जैसे आप कोई लेटर वगैरह भेजते हो तो जो भेजता है वो टू लिखता है, और जो जिसको रिसीव होना होता है, जहाँ पे ये जाएगा, जैसे आप जिसको भेज रहे हो उस पर टू और फिर उसका पूरा एड्रेस लिखते हो, और फिर जब साइड में आप छोटा सा अपना एड्रेस लिखते हो तो बाई लिखते हो, मीन्स इसके द्वारा भेजा गया और इसको रिसीव होना है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है, ये रिसीव वाला है, यानी ये खर्चे हो रहे हैं, तो ये आपका टू लगेगा। और इनकम साइड पे, क्रेडिट साइड में आपको बाई लगाना, मीन्स आप इतना याद रख लीजिए, अगर क्रेडिट साइड में कोई लिखना है आपको आइटम तो वो बाई जाएगा, और अगर डेबिट साइड पे कोई आइटम आपको लिखना है तो वहाँ पे आपको टू लिखना है। यहाँ तक क्लियर? ये आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है? शिवानी आपने कर लिया? ठीक है, कंप्लीट समझ में आ चुका है?
तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो चुका है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको बता दिया है। इनकम एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहला जो होता है हमारा, वो होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटा जो सब्सक्रिप्शन होता है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, वहां से आपको इनकम जनरेट होती है। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं चंदा, जो आपको आउटसाइड पार्टी से इस सोशल वर्क को करने के लिए मिलता है। तो सब्सक्रिप्शन जब मिलता है तो क्वेश्चन में जनरली जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें जो सब्सक्रिप्शन दिया होता है वो कई सारे ईयर्स का आपको एक साथ दे देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सब्सक्रिप्शन केवल करंट ईयर का ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ना तो पास्ट से रिलेटेड जाएगा और ना ही फ्यूचर से रिलेटेड जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन को याद रखना है। अगर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट एक साथ टोटल मिला के ऐड करके आपको दे रखा है और नीचे बाइफर्केशन दिया है कि पास्ट का इतना इंक्लूड है, फ्यूचर का इतना इंक्लूड है, तो पास्ट एंड फ्यूचर का जो इसमें इंक्लूड होगा उसको आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। केवल करंट ईयर से ही रिलेटेड हमारा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है आपका, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल इन नेचर होता है। वो लाइफ में केवल एक बार आपको पे करना होता है, बार बार आपको पे नहीं करना होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस का पेमेंट जो होते हैं मेंबर करते हैं क्लब को या सोसाइटी को, तो इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद है आपका इंडोमेंट फंड। तो इंडोमेंट फंड क्या होता है बेटा, आप लोग बताओगे? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो इंडोमेंट फंड जो होता है, जो आपके कुछ जैसे सोसाइटी में आपके जो मेंबर्स वगैरह हैं, तो वो आपको कभी कभी कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं। ठीक है, तो जो गिफ्ट आपको मिलता है वो आपका एक तरीके से इंडोमेंट फंड होता है, फंड बना होता है। तो ये जितने भी गिफ्ट्स वगैरह हैं आपको जो मिलते हैं, ये सारे के सारे उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इंडोमेंट फंड में। तो हम लोग इंडोमेंट फंड में उसको ट्रांसफर करके वहाँ पे उसका रिकॉर्ड को रख देते हैं। तो इंडोमेंट फंड जो होता है आपका, वो भी एक तरीके की आपकी कैपिटल रिसर्च है। तो वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो आपका बैलेंस शीट में जाता है। उसके बाद में फिर है आपका एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। तो जब भी कोई मेंबर आपके क्लब में एडमिशन लेगा या जब भी कोई मेंबर आपके क्लब में आएगा, तो उसको एक तरीके की फीस देनी पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। तो वो बार बार देना होता है, तो वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया है। अच्छा, एंट्रेंस फीस पे बेटा होता क्या है कि कुछ राइटर्स हैं अकाउंटेंट्स में जो कि बताते हैं कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना चाहिए, और कुछ ये बताते हैं कि नहीं, जो एंट्रेंस फीस है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना चाहिए, उसको कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, वो रेवेन्यू नेचर का है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें भाई? कुछ लोग ये बोलेंगे कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो अगर क्वेश्चन में इंट्रेंस फीस की इंफॉर्मेशन दी है, उसके साथ में कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, केवल इंट्रेंस फीस दिया गया है, तो आपको उस इंट्रेंस फीस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होगा और ये मान लेना होगा कि ये रेवेन्यू इन नेचर है। अगर क्वेश्चन में इंट्रेंस फीस दिया है और कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई है वैसे इंस्ट्रक्शंस को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो इस पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे पहुंचिए। यहाँ पे इंट्रेंस फीस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को बेटा आप लोग पहले पढ़ लीजिए एक बार। इंट्रेंस फीस से रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप पहुंचिए, तो आपने एक दो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसमें दिया गया है, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। डिफरेंट टाइप्स के केस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। फर्स्ट केस देखिए बेटा, कहा गया है ड्यूरिंग द ईयर 2021 इंटरेस्ट फीस रिसीव्ड 1,20,000। अब देखिए, यहाँ पे केवल इतना बता दिया गया है कि 2021 में आपको जो इंटरेस्ट फीस मिली है वो 1,20,000 मिली। इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। तो ये जो 1,20,000 है,
ये पूरा का पूरा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो केस 1 में आपको केवल इतना दिया गया है कि 1,20,000 की आपको एंट्रेंस फीस ली है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इसको लिख देंगे। सेकंड केस में देखिए बेटा, ड्यूरिंग द ईयर 2021 entrance fees received 1,20,000. It is the policy of the club to treat the entrance fees as a revenue receipt. अब केस 2 में उसने बोल दिया है क्लियर कट की पॉलिसी जो है उसकी वो क्या है, हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। तो आपने बताया हो तो भी ठीक है, नहीं भी बताया हो तो भी ठीक है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगेन 1,20,000 जब रेवेन्यू रिसिप्ट है तो भी ये क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। केस थर्ड में अगर आप पहुंचो तो केस थर्ड में बताया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर 2021 इंटरेस्ट फीस रिसीव्ड 1,20,000, इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द इंटरेस्ट फीस एज कैपिटल रिसीट। अब देखिए यहाँ पे केस थर्ड में आपको ये बता दिया गया है कि ये जो 1,20,000 रुपीज है इंटरेस्ट फीस, ये कंपनी की पॉलिसी है कि इसको वो कैपिटलाइज करती है। तो जब कैपिटलाइज करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल इन नेचर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम जाते हैं, ये कैपिटल इन नेचर है, इसलिए इसको आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं करनी है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, इसको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट में लिखना है। ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है 1,20,000 और बैलेंस शीट में ये लिखा जाएगा। और बैलेंस शीट में आप इसको लिखेंगे कहाँ, ये बैलेंस शीट में जाएगा आपका लायबिलिटी साइड, ठीक है। कैपिटल फंड में जाके ये ऐड हो जाता है। जो हम लोग बैलेंस शीट करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। केस 4 है, केस 4 पे पहुंचिए। केस 4 में दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर 2021 इंटरेस्ट फीस रिसीव्ड 1,20,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द इंटरेस्ट फीस इज टू बी कैपिटलाइज। अब कह रहा है इसमें कि 1,20,000 रुपीज आपको मिलता है, जिसमें से कंपनी की पॉलिसी क्या है कि 30% को वो क्या करती है, कैपिटलाइज्ड करती है। और बचा हुआ जो 70% है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, ये रेवेन्यू नेचर है। तो जब इसका ट्रीटमेंट आप करोगे 1,20,000 का आपको 30% निकाल लेना है। 30 और परसेंटेज को साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 36,000, ठीक है। 36,000 आपका कैपिटल है, ये कैपिटल इन नेचर है, तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, तो ये आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में। और 1,20,000 में से 36,000 आप माइनस कर दो, तो जब 36,000 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 64,000, सॉरी 1,20,000 है आपका, 30,000 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आएगा 84,000। 84,000 ही आपका रेवेन्यू नेचर का है। तो जब ये रेवेन्यू नेचर का है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 84,000 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो 36,000 है ये कैपिटल हुआ है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। तो ये आपका 4 केस है। चारों केस में फर्स्ट केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो हमने उसको रेवेन्यू नेचर माना था और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया था। सेकंड केस में बेटा 1,20,000, उसमें क्वेश्चन में रेवेन्यू बता ही दिया है, तो रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। थर्ड केस में देखिए बेटा 1,20,000 था और उसने बताया है कि कंपनी इसको कैपिटलाइज करती है, तो जब कैपिटलाइज करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। फोर्थ केस में उसने बता रखा है कि 30% कैपिटलाइज करती है और 70% के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमने 30% इसका निकाला, 36,000 आया। 36,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा और 84,000 बचा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम इसको रेवेन्यू मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। तो ये आपका रहा इंटरेस्ट फीस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ केसेस दिए गए थे उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो बताइए बेटा, ये आपका पूरा क्लियर है? शिवांगी एंड शिवानी, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए आप। शिवानी कोई डाउट है बेटा? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड। तो हमने इंटरेस्ट फीस के बारे में देखा। नेक्स्ट आपका इसमें बताया गया था डोनेशन। अब डोनेशन का बहुत ही ध्यान से बेटा समझिएगा। डोनेशन आपकी 2 तरीके की हो सकती है। एक आपको डोनेशन मिली है जो कि सिर्फ हमने आया, हम आपके क्लब में आए, हम आपकी सोसाइटी में आए और हमने आपको डोनेशन दे दी,
और हमने कहा ये ले लीजिए, और हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि किस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं, तो वो डोनेशन एक नॉर्मल डोनेशन हो जाती है, जिसको जर्नल डोनेशन हम बोलते हैं। तो जो जर्नल डोनेशन होती है, एक तरीके की हमारी इनकम होती है क्योंकि हमें मिलती है, तो वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है डोनेशन। दूसरी जो डोनेशन होती है वो, जैसे हम आए आपके क्लब में और हमने कहा मिस्टर एक्स ये लीजिए 6 लाख रुपीज का हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन ये डोनेशन आप किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करें, और वो स्पेसिफिक पर्पज मैंने बता दिया कि आप इसको केवल एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस जो डोनेशन फीस हमने दी है वो स्पेसिफिक इन नेचर है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, डोनेशन अगर जनरल डोनेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। गॉट इट? उसके बाद आपने कुछ अपने जैसे असेट्स का सेल किया है, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स क्वेश्चन में आपको दिया है, तो किसी ओल्ड असेट्स का ट्रीटमेंट आपने सेल किया, या कोई ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह का आपने सेल किया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पुराना हो चुका है। हम ये मान लेते हैं कि वो स्क्रैप है, तो वो रेवेन्यू असेट्स हमारी हो जाती है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है सेल ऑफ फर्नीचर, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग इसमें नहीं करेंगे। अगर ओल्ड वर्ड यूज किया होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उसको एज अ स्क्रैप हम लोग मान लेते हैं और उसको रेवेन्यू रिसिट हमारी हो जाती है। उसके बाद पेमेंट टू ऑनोरियम, क्वेश्चन में आप देखोगे सेक्रेटरी को ऑनोरियम का पेमेंट किया गया है। तो ऑनोरियम क्या होता है बेटा, जब आपके क्लब या सोसाइटी के इम्प्लॉयज नहीं होते हैं, किसी थर्ड पर्सन को आप पेमेंट करते हो, उसको किसी चीज के लिए सैलरी वगैरह देते हो या कुछ और पेमेंट करते हो, तो उसको बोला जाता है ऑनोरियम। और ऑनोरियम आपका एक तरीके का एक्सपेंस होता है, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है लेगेसी। लेगेसी में थोड़ा सा इस बार चेंज किया गया है। लेगेसी होता क्या है, कोई बताएगा लेगेसी क्या होता है? हम्म। शिवानी बेटा आप बताइए। यस, आगे कंटिन्यू। हम्म हम्म। शिवानी बेटा आप बताइए। ये ठीक है। लेगेसी को हिंदी में बोलते हैं बेटा वसीयत। जैसे जो हमारे ग्रैंडफादर वगैरह होते हैं, या सपोज हमारे फादर या मदर होते हैं, या ग्रैंडफादर की ही बात कर लीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर लीजिए, तो जो वो होते हैं वो अपनी डेथ से पहले अपनी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको किसी भी एडवोकेट वगैरह को बुला करके और उसको नोट करा देते हैं कि हमारी डेथ के बाद ये जो लेगेसी है, ये जो हमारी वसीयत है, ये जो हमारे असेट्स वगैरह हैं, जो हमारा कैश का बैलेंस है, इसका जो पेमेंट है वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग लेगेसी। लेगेसी का क्या ट्रीटमेंट होता है? लेगेसी के ट्रीटमेंट में बेटा चेंज आया है। पहले इसका ट्रीटमेंट कुछ और होता था, और अब इसका ट्रीटमेंट कुछ और हो गया है। जब आपके पास पुराने एडिशन की बुक अगर होगी डीके गोयल की या किसी भी राइटर की, तो उसमें लेगेसी को ये बताया गया है कि लेगेसी बैलेंस शीट में जाती है। लेकिन अब लेगेसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। मे भी इस बार आपका क्वेश्चन लेगेसी से आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ है। हाँ यस, बैलेंस शीट में। लेगेसी का ट्रीटमेंट ये होता है बेटा कि अगर क्वेश्चन में आपको ये बता दिया गया है कि लेगेसी का यूज आप कैसे करेंगे, सपोज आपका जो क्वेश्चन है उसमें लेगेसी दिया गया, उसमें बता दिया गया लेगेसी का यूज आप कैसे करेंगे, तो लेगेसी का यूज अगर स्पेसिफिक इन नेचर है, लेगेसी का यूज अगर स्पेसिफिक इन नेचर है, स्पेसिफिक दिया गया है कि इसका यूज आप केवल इसी जगह पे कर सकते हैं, तो ये आपकी बैलेंस शीट में जाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। ये याद रखिएगा, ये बैलेंस शीट में चली जाएगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, सिर्फ लेगेसी दे दिया गया है, क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज की लेगेसी दे दी है, कुछ भी नहीं दिया गया है, और तो इसको आप क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको आप एंट्रीज की कर देंगे। फिर इसको आपको बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। लेगेसी पहले क्या होता था कि पहले आपको सिर्फ इसको बैलेंस शीट में लिखना होता था लेकिन अभी के लिए इसको चेंज कर दिया गया है, और अभी चेंज करके बता दिया गया है कि लेगेसी केवल आपका अगर स्पेसिफिक यूज है तो बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर कुछ नहीं दिया गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है लेगेसी केवल उसी में जाएगा, बैलेंस शीट में आपको लेगेसी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट?
अब हम लोग कुछ स्पेशल फंड से रिलेटेड बात करते हैं कि फंड के ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जनरली यहाँ पे फंड से पूछे जाते हैं। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बोर्ड में जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मे भी एक रेसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया गया होगा, उससे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए आ सकता है। हालांकि अब एग्जामिनर ने पैटर्न चेंज कर दिया तो पूरा एक क्वेश्चन बहुत हार्डली देखने को मिलता है। जनरली 4 मार्क्स के वो 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं या सब्सक्रिप्शन वगैरह का जो बहुत सारी ईयर्स के सब्सक्रिप्शन लेकर पूछ लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन जाएगा। तो स्पेसिफिक फंड्स और जनरल फंड के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे पहुंचिए आप। जनरल फंड क्या होता है और स्पेसिफिक फंड क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ऐसा फंड जो किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं वो जनरल फंड होता है, और एक ऐसा फंड जिसका नेचर स्पेसिफिक हो, केवल इसी काम के लिए भी इस फंड को यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक फंड। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे क्वेश्चन है, सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज एट 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को आप एक क्लब की बैलेंस शीट बना रहे हो और उसमें कुछ फंड्स दिए गए हैं और बोला गया है कि उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया आपको स्पोर्ट्स फंड 5 लाख रुपीज का। स्पोर्ट्स फंड 5 लाख रुपीज का, ये बेटा स्पेसिफिक फंड है क्योंकि इसको केवल आप स्पोर्ट्स पर्पज के लिए ही यूज कर सकते हो। उसके नीचे देखिए देखा है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ये जो 5 लाख रुपए का स्पोर्ट्स फंड है इसको आपने ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। तो पहले हम बैलेंस शीट का एक प्रोफार्मा देख लें। ठीक है, ये लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। तो फर्स्ट से आपका दिया गया है, आपका स्पोर्ट्स फंड है 5 लाख रुपीज का, यानी इस फंड से स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब यहाँ से पैसे निकाल के आपको उसके लिए यूज कर लेने होंगे। स्पोर्ट्स फंड में 5 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा है, तो इसको आपको जनरली क्या करना है, खर्चा ही करना है, क्योंकि तो आपकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी स्पोर्ट्स फंड। और अमाउंट है इसका 5 लाख रुपीज दिया गया है, तो इसको 5 लाख। सेकंड में बता रहा है कि इसको हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और इन्वेस्टमेंट किया है तो देखिए आज इन्फॉर्मेशन क्या दी है, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10%। स्पोर्ट्स फंड 5 लाख का था, इसके आगे 10% इन्होंने लगा दिया, तो ये 10% इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। ये 5 लाख पे क्या होगा, आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसके आगे जो 10% लिखा गया है इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट का रेट बताया गया है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का। ठीक है, स्पोर्ट्स फंड को हमने इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख रुपए में, 10% इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500। अब इस स्पोर्ट्स फंड पे जो आपने इन्वेस्ट किया था इस पे आपको 37,500 का इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए, 5 लाख रुपीज पे 10%, 50,000। आपको 50,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिला केवल हमें कितना है, 37,500, यानी जो बैलेंस है आपका 12,500, ये आपको अभी मिलना बाकी है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट बोले जाते हैं। इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, यानी जो भी मिला नहीं है मिलना है, उसका नाम हो जाता है एक्रूड इंटरेस्ट, और ये भी आपको मिलेगा। तो ये भी एक तरीके की आपकी असेट्स है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 12,500। 12,500 कहाँ से आया, 50,000 आपको इंटरेस्ट मिलना था, 37,500 आपको मिल चुका है, तो दोनों को माइनस आप करेंगे तो 12,500 आएगा जो मिलना बाकी है। अब बेटा ये जो इंटरेस्ट मिलेगा तो ये क्या होगा, फंड में भी ऐड होगा, क्योंकि जब आपको इस फंड को आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो उसका पैसा भी आगे क्या होगा, इसी फंड में ऐड हो जाएगा। उसके इंटरेस्ट के पैसे को आप अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको क्या करना होगा, आपको स्पोर्ट्स फंड में ही वही पैसा आपको वापस जाके स्पोर्ट्स फंड में आपको इन्वेस्ट कर देना होगा, डिपॉजिट कर देना होगा। तो इस पे लिखेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट 37,500 का, प्लस जो एक्रूड इंटरेस्ट था हमारा 12,500 का, वो हम ये पैसा जो यहाँ हमें मिलेगा
37,000 ये मिल चुका है, 12,500 यानी पूरा 50,000 का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो स्पोर्ट्स फंड में हम वापस जाके इसको डिपॉजिट कर देंगे। उसके बाद देखिए लिखा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000। अब आपको फिर से स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिल चुकी है, तो फिर ये डोनेशन क्या हो जाएगा, ये डोनेशन स्पोर्ट्स फंड में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है आपको डोनेशन 1,20,000। उसके बाद इंफॉर्मेशन आपको दी गई है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 1,00,000 का। अब आप देखिए आपने क्या किया है, स्पोर्ट्स का कोई इवेंट आपने कराया जिसमें से आपने 1,00,000 रुपए का प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो प्राइज आप किस लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि ये जो स्पोर्ट्स फंड था, स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, तो उस स्पोर्ट्स इवेंट में आपने प्राइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। उस प्राइस का पैसा आप अपनी तरफ से नहीं पे करोगे, उस प्राइस का पैसा आप इस फंड से निकालोगे और उसे उठा के पे कर दोगे, क्योंकि जब आपने उसके लिए स्पेसिफिक फंड बनाए हैं तो उसका पैसा भी इसी फंड से हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले आप इनको ऐड कर लीजिए, और इनको ऐड करने पे आपका आ जाएगा कितना, 6,70,000। अब इस 6,70,000 में से आप क्या करोगे, स्पोर्ट्स प्राइज दे दोगे 1,00,000 का, तो कितना बचेगा आपका 5,70,000। इसका बैलेंस अभी ये बचा हुआ, इतना पैसा इसमें पड़ा हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि एक्सपेंसेस और स्पोर्ट्स इवेंट हमने क्या किया, इस पे स्पोर्ट्स पे जो स्पोर्ट्स का इवेंट हमने कराया था उस पर कुछ हमने पैसे भी खर्चा किया है, एक्सपेंसेस किए, तो उसका भी पैसा हम लोग क्या करेंगे, यहीं से विड्रॉ कर लेंगे। और हमने कितना पेमेंट किया है, 15,000। यहाँ पे आप माइनस कर दोगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 15,000। जब इसमें से आप माइनस कर दोगे, इसके बाद अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये जो पैसा पूरा है टोटल हमारा अमाउंट में आ जाएगा 5,55,000। तो ये होगा इसका ट्रीटमेंट फंड का बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का टोटल आपको नहीं करना है क्योंकि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। तो स्पोर्ट्स फंड में इस पैसा हमारा था 5,00,000 का, इसी पैसे को उठा के हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उस पर हमें 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 5,00,000 था, इस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल आपको मिलेगा 50,000। क्वेश्चन ने बोला 37,500 ऑलरेडी मिल चुका है, मीन्स 12,500 अभी मिलना बाकी है। असेट से आपका जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूड इंटरेस्ट, वो इस साइड आ जाएगा। अब इस स्पोर्ट्स फंड पे जितना भी पैसा आपको इंटरेस्ट का मिला है वो किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, बल्कि वो पैसा आपको स्पोर्ट्स फंड में ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, 50,000 हमने इंटरेस्ट का डिपॉजिट कर दिया है इसमें। उसके बाद डोनेशन आपको मिली है स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो वो पैसे भी हम लोग क्या करेंगे, स्पोर्ट्स फंड में डिपॉजिट कर देंगे। टोटल आ जाएगा 6,70,000। उसके बाद हम लोग इसमें से क्या करेंगे, स्पोर्ट्स प्राइज हमने 1,00,000 रुपए का दिया है, तो उसका पैसा हम यहीं से विड्रॉ कर लेंगे, 1,00,000 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फिर हमने स्पोर्ट्स इवेंट पे कुछ एक्सपेंसेस किए थे 15,000 के, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5,55,000 यहाँ से आपका स्पोर्ट्स फंड का पैसा निकल के आ जाएगा। ये बेटा क्लियर है क्वेश्चन आपको? हाँ दोनों साइड, हाँ ये दोनों साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि कल को जो ये पैसा मिलेगा, ये पैसा वापस से आपको क्या करना होगा, ये पैसा आपको स्पोर्ट्स फंड में डिपॉजिट करना ही करना होगा। इसको आप अपने यूज के लिए नहीं ले सकते हो। ये जो 12,500 है ये अभी आपको मिला नहीं है, ये फ्यूचर में आपको मिलेगा। तो जब ये मिलेगा पैसा तो ये वापस कहाँ जाएगा, ये स्पोर्ट्स फंड में ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको दोनों साइड ऐड करेंगे। ओके। हम्म। क्या पूछ रहे हो आप, इससे जरा रिपीट करो। हम्म। सुनिए, स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020 जो दिया गया है, इसका मतलब है कि एक फंड आपने बनाया है। जैसे सपोज आपके घर पे भी डिफरेंट टाइप्स के फंड बनते हैं कि एजुकेशन के लिए पैसा इतना निकालना है हमें, घर के खर्च के लिए ये पैसे हमें निकालने हैं, आपको जो पॉकेट खर्च देना है उसका पैसा ये अलग। तो उसी तरीके से क्लब वगैरह सोसाइटीज वगैरह में डिफरेंट टाइप्स के फंड होते हैं। तो सपोज ये एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कराने वाली सोसाइटी ही स्पोर्ट्स का काम कराती है, तो इसने एक फंड बना दिया है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी पैसा होगा हम इस फंड में क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे, और यहीं से इसके जो खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, उसको मीट आउट करेंगे।
स्पोर्ट्स फंड 5 लाख रुपीज दिया है 1 अप्रैल 2020 को। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स फंड में आपका 5 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। अब इसी 5 लाख रुपए के बैलेंस को उठा के आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। ये दोनों एक ही है। जो आपको फर्स्ट दिया गया है स्पोर्ट्स फंड 5 लाख और 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक ही है। 1 अप्रैल को इसमें 5 लाख रुपए का बैलेंस था, तो ये ऐसे ही अगर पड़ा रहता तो इसमें कुछ आपको मिलना नहीं था। यही पैसा उठा के सपोज मान लो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अब ये पैसा आपका जैसे घर पे रहेगा या इस फंड में पड़ा रहता है, वैसे ही ये बैंक में डिपॉजिट रहेगा। आपका फायदा ये होगा कि इससे आपको बैंक में इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये जो 5 लाख रुपीज था, इसको आपने क्या क्या उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। यही जो पैसा था इसी को आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। राइट। अब बताइए बेटा और कोई डाउट? शिवानी बेटा आप बताइए, कोई डाउट? अभी क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कल के कंपैरिजन में आज कैसा है बेटा ऑडियो वीडियो? ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आपको स्पेसिफिक और जनरल फंड के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 था। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी बेटा आपका ऐसे ही है। अ, इसमें स्पेसिफिक और जनरल फंड दिया गया है। समराइज में दे दे रहा हूँ आपको। इसमें देखिए दिया गया है मैच एक्सपेंसेस, और मैच एक्सपेंसेस में दिया गया है 8 लाख रुपीज का। 8 लाख रुपीज दिया गया है, और उसके बाद दिया गया आपको मैच फंड 4 लाख रुपीज का। तो ये मैच फंड है, यानी आपको इसी से पैसे निकाल के फॉर मैच के लिए यूज करने हैं, तो ये लाइबिलिटी है। तो मैच फंड आपको लाइबिलिटी साइड में लिखना होगा 4 लाख रुपीज का। फिर दिया गया डोनेशन फॉर मैच फंड। इसी मैच को कंडक्ट कराने के लिए डोनेशन आपको मिला है 2,40,000। तो ये मैच फंड में पैसा आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिया है सेल ऑफ मैच टिकट्स। तो जो मैच होंगे उसके जो टिकट्स सेल होंगे, उसका भी पैसा जो मिलेगा आपको, वो भी आपको क्या होगा, मैच फंड में ऐड कर देना होगा। तो ये आपका 3,60,000 मैच फंड में जाके ऐड हो जाएगा। फिर आपको दिया गया है कि मैच फंड में 8 लाख रुपीज का आपका एक्सपेंसेस है, तो आप 8 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे, तो आपका 2 लाख का बैलेंस बचेगा। वो लाइबिलिटी साइड में 2 लाख का बैलेंस आपका पड़ा रहेगा, जिसमें आप फिर फ्यूचर में इसको आप यूज कर सकते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन आपको करना ऐसे ही है, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे फंड में जितना पैसा पड़ा हुआ है, सपोज हमें मैच कराना है और मैच में हमारे फंड में पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख रुपीज का, और हमने 12 लाख रुपीज का खर्चा हो गया। तो हमारे पास फंड में तो केवल 10 लाख रुपीज पड़ा है, और एक्सपेंसेस हमने कर दिए 12 लाख रुपीज के। तो अब क्या करेंगे, तो वो 10 लाख पूरा का पूरा हम लोग फंड से निकाल लेंगे, और जो 2 लाख रुपए बच रहा है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग दिखा देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में उसमें बताया गया है। टूर्नामेंट फंड का बैलेंस है 5 लाख रुपीज, लाइबिलिटी साइड आप इसको लिखेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो ये 1,20,000 ऐड हो जाएगा आपका। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 1,50,000, ये भी आपका ऐड हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो इसमें बैलेंस आएगा वो आएगा 7,70,000। यानी फंड में आपके जो पैसा पड़ा हुआ है वो 7,70,000 का टोटल आपके पास में है। इतना ही एक्सपेंसेस आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपने टूर्नामेंट कराया, तो उसको कराने में जो एक्सपेंसेस हो गए आपके, वो 8 लाख रुपीज के हो गए। यानी जो खर्चा आया आपका, वो 8 लाख रुपए का खर्चा आया। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास तो केवल 7,70,000 ही बचा हुआ है। ठीक है, आपके पास 30,000 का लेस हो रहा है। 30,000 आपको और चाहिए। ये 30,000 हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, पूरा जितना भी है यहाँ दिखा देंगे। और जब आप हम लोग टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को यहाँ से माइनस करेंगे, नीचे जब बैलेंस शीट में आएंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को जब आप माइनस करेंगे, तो माइनस आप केवल कितना करेंगे, 7,70,000। पूरा 8 लाख नहीं माइनस करिएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जितना फंड में पैसा पड़ा हुआ है हम उतना ही माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस करने के बाद फंड में आपका पैसा नील हो जाएगा। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, और ये 30,000 आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस साइड में जाके 30,000 लिख देना होगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 30,000। राइट। नहीं, दो बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे आप? अच्छा, दोनों ईयर का दिया गया है। हाँ, 18 में कभी भी दिया गया, 19 का भी दिया गया है। तो आप एक ओपनिंग बैलेंस यानी 18 वाली बना लीजिएगा। तो 18 वाली जो बैलेंस शीट बनेगी, तो 18 में तो हमारा कोई एक्सपेंसेस वगैरह हुआ नहीं है, तो वो केवल चला जाएगा स्पोर्ट्स इसमें टूर्नामेंट फंड 5 लाख रुपीज का।
जो क्लोजिंग बैलेंस बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी 2019 की, उसमें आपको ये सब ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम लोग क्या करेंगे, केवल क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना के उसको टूर्नामेंट फंड दिखा देना, कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? सब कुछ क्लियर है? तो एक बार आपका जो होमवर्क है आज का, वो ये है कि आप लोग ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने आपको 6 तक इलस्ट्रेट कर दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 और 9 ये आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके अपनी कॉपी पे, जो भी कॉपी है आपके पास, उस पर सॉल्व कर लीजिएगा। और सॉल्व करते टाइम अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन होती है तो आप उसको व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं, जिससे कि जो कल का हमारा टॉपिक है वो एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर सकें। आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाया कैसे जाता है। तो उससे पहले कल हम जो आपको पढ़ाएंगे, कल का जो टॉपिक होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते कैसे। डिफरेंट ईयर्स के सब्सक्रिप्शन दिए गए होते हैं, और उन सब्सक्रिप्शन को हम लोग कैसे बनाते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाए वो हमें पता चल जाए। तो वो हम आपको टॉपिक कल कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप आज ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो मैंने आज कराया है, क्लास रिवाइज। और होमवर्क में 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 7, 8 और 9। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास वो मंडे से स्टार्ट होगी। अभी प्रॉपर शेड्यूल बनाना है उसके लिए। तो अभी अकाउंट्स की क्लास तो आपकी कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। इको की क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट होगी, उसका टाइम क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और बेसिकली हो सकता है वो इवनिंग शिफ्ट में हो और अकाउंट्स आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाए। बिजनेस में बेटा अभी थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। बिजनेस का जो है शेड्यूल बना रहे हैं सर, जैसे ही शेड्यूल मेंटेन हो जाता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्योंकि मेरी भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीए की फाइनल की क्लासेस होती हैं, ग्रेजुएशन की क्लासेस होती हैं, 12th की क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। तो वो सब प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो बिजनेस भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब से बिजनेस की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो आपको बिजनेस के लिए आप वरीड मत होइए। बिजनेस है निको में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आपका जुलाई लास्ट तक कंप्लीट या अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंट्स में सिलेबस ज़्यादा है, तो मेन फोकस आपको भी अकाउंट्स पे ज़्यादा करना है, ठीक है। करिए सॉल्व। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग पूछ लीजिएगा, और आज की क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।